हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने मैथ्स का सैम्पल पेपर 4 और 5 जरूर सॉल्व किया होगा मेरे साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 6 और इसके जो क्वेश्चंस मैंने हैंड पिक किए हैं वो हैं 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17 जो कि सारे MCQs हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 22, 30, 30 का और 33 का और 35 का और 37। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वी आर बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 6। अ स्फीयर इज मेल्टेड। ओके, एक स्फीयर को मेल्ट किया है एंड हाफ ऑफ द melted liquid is used to form 11 identical cubes। वो कह रहे हैं कि एक पूरे स्फीयर को मेल्ट कर दिया, मतलब हाफ, उसका जो हाफ है उसको अलग पर्पस के लिए यूज किया है और उसका बाकी का जो हाफ है उसको अलग पर्पस के लिए यूज किया। ओके, ये स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। अभी इसका जो ये वाला स्फीयर है उसको मेल्ट करके 11 क्यूब्स फॉर्म किए गए हैं और बाकी का जो है हेमिस्फीयर उससे देखते हैं क्या हुआ है। वेयर इज द रिमेनिंग हाफ इज यूज्ड टू फॉर्म 7 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स। जब उन्होंने यहाँ से 11 क्यूब्स बनाए हैं तो इस बाकी के बचे हुए पार्ट से 7 स्मॉलर स्फीयर्स 7 स्फीयर्स बनाए हैं। ओके, नाउ आपको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि ये जो 11 क्यूब्स बन गए उसकी जो एक साइड होगी, मान लो ए है, ओके, उसका एक साइड जो है वो ए है। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब टू द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, ये जो रेडियस इसका आएगा, जो 7 स्फीयर्स हैं उसमें से जो एक स्फीयर है उसका रेडियस, इन दोनों का क्या चाहिए हमको, रेशियो चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी वांट a अपॉन r। ओके, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सी, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, 11 क्यूब्स का और 7 स्फीयर्स दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाफ और हाफ इन दोनों को मेल्ट करके ही ये बना है। जब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसकी वजह से इन दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो वैसे क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो 11 a cube should be equal to the volume of 7 spheres। 7 और स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। 11 क्यूब्स का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 7 स्फीयर्स का वॉल्यूम। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम। 11 a क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 4/3, पाई को ये सब्सटीट्यूट करते हैं बाई 22/7 r क्यूब। Now we will shift 11 to right hand side and r cube to left hand side। तो क्या हो जाएगा, it will be a cube upon r cube। तो राइट में क्या बचा, 7 इंटू 4 इंटू 22/7। ये जो 11 राइट में शिफ्ट हुआ उसको यहाँ लिख देते हैं। नाउ वी विल डू कैंसिलेशन। 7 कट हुआ, 11 1 जा 11 2 जा, सो क्या मिला हमें, 2 4 जा 8। सो a क्यूब अपॉन r क्यूब का वैल्यू मिला 8/1। सो a अपॉन r चाहिए उनको। ओके, सो अगर a अपॉन r चाहिए तो इसका क्यूब रूट रहेगा, दैट इज 2:1। सो 2:1 आंसर है हमारा, विच इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी में देखिए 2 दिया हुआ है तो 2/1 इज 2 ओनली, सो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। द PA
ये पी ए का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। एक कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी डेनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर ये किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? सी, हम सब जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या फिर 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ नंबर which is equal to 0 or equal to 1 or a number between 0 and 1. So considering that, the correct option is option number C. Okay, option number C is the correct answer. Next, question number 11. If the points A 4, 3 and B x 5 are on the circle of center O 2, 3, then the value of x. एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल में वी हैव अ सेंटर विद द मार्किंग O2, 3। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। वी ऑल्सो हैव अ पॉइंट A with the coordinates 4, 3 and B x 5. Fine. Now they are asking you to find the value of x. Since it is a circle, the distance OA and OB should be equal. क्यों equal होने चाहिए? Because they are the radii of the same circle. इसकी वजह से AO distance and OB distance should be same. So what we can do? We can write that AO should be equal to BO, reason radii of the same circle. अभी यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो वैसे रूट में होता है। क्योंकि रूट और रूट लेफ्ट और राइट में इक्वल होने वाले हैं, मैं रूट अवॉइड कर रही हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वो स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला यूज करते हैं अभी। So -2 का स्क्वायर विल बी 4। 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये इसका वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पर x माइनस 2 द होल स्क्वायर आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। So 4 is equal to x square minus 4x plus 8। 4 को राइट में भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल जाएगा ये वाला x square minus 4x plus 4। Now see this is, आप मिडल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, hence x minus 2 whole square is equal to 0। सो x इज इक्वल टू 2। x के दोनों आंसर्स 2 ही आएंगे। सो इस केस में क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, x की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, कोई भी दो उसके जीरोज हो सकते हैं, हम जानते हैं। ओके, अगर अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं
तो हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसका वैल्यू आपको पूछ रहे हैं कि कितना होगा, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि वो आपको पूछते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, आप पहले इसी का एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा। इसका मतलब वो हमसे ये पूछ रहे हैं, है ना। अगर ये पूछा यानी कि ये पूछा, तो अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड और डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम दो रिलेशनशिप्स जानते हैं, वो यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, विच इज माइनस 2 अपॉन 1, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, विच विल बी 1 अपॉन 1। यही वैल्यूज जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मिली, वहां जाकर आप सब्सटीट्यूट कर दो। अल्फा प्लस बीटा -2, उसके डिनोमिनेटर 1 को इग्नोर कर दो, और ये है 1। सो -2 अपॉन 1 इज नथिंग बट -2 ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए is the correct answer, which states it is -2. अगला क्वेश्चन, in a number of 2 digits, units digit is twice the tens digit. If 36 be added to the number, the digits are reversed. Okay. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इट इज एडवाइजेबल कि हम इस तरह का एक ये बना दे एरो। ओरिजिनल नंबर जो है, मान लो उसमें 1 डिजिट है ये, और ये है 10 डिजिट, और उसी नंबर को अगर रिवर्स कर देंगे तो एक दूसरा नंबर फॉर्म हो जाएगा। पहले डिजिट्स की बात करते हैं। इन अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट जो है यानी 1s प्लेस वाला, वो 10th प्लेस का ट्वाइस है। तो अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि 10th प्लेस पे x है, तो 1s प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि वैसा दिया है। उसी नंबर को अगर रिवर्स कर दें तो 2x इधर आ जाएगा और x यहाँ पर। फाइन। नाउ ये तो थे डिजिट्स, इससे अभी हम, ठीक है, ये डिजिट्स थे। अगर नंबर फॉर्म करना होता है तो क्या करते हैं, 10s वाले प्लेस को 10 से इंटू करना होता है, यानी ये नंबर होगा 10x प्लस 2x। ये नंबर है, देखो ये डिजिट्स थे लेकिन ये क्या है, ये नंबर है। सो नंबर कितना आएगा, 10x प्लस 2x, कितना हो गया, 12x। यहां से भी नंबर फाइंड करते हैं, इसको 10 से इंटू करेंगे तो 20x प्लस x कितना आ गया, 21x। तो अभी मेरे पास दोनों नंबर्स हैं, एक ओरिजिनल नंबर और ये वाला जो है ये है रिवर्स नंबर। फाइन। In a number of 2 digits, unit digit is twice the 10th digit. If 36 is added to the number, the digits are reversed. वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है यानी 12x, उसमें अगर आप 36 ऐड कर दोगे ना, तब नया नंबर फॉर्म होता है। तो ये सब करने के बाद में हमको इतना समझ में आया है कि ये ओरिजिनल है, ये रिवर्स्ड है। अभी इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। इक्वेशन क्या रहेगा, according to question they are saying that if you add 36 to the original number you will get reverse number. So ये इक्वेशन बन जाता है 12x plus 36 is equal to 21x. 12x को राइट में लेके जाओ, 21 minus 12 it will give you 9x. So x का वैल्यू कितना आया, 4। x का वैल्यू आया 4। इसका मतलब वो नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर पूछ रहे हैं वो आपसे। x का वैल्यू 4 है तो 1s प्लेस उसका डबल है यानी 8, तो वो नंबर कौन सा हो गया, 48। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, I can understand that probably the diagram is not so clearly visible, so I am drawing it again.
we have a triangle LMK wherein we have NP such that NP is parallel to ML. M, N, K. This is P, L. The measurement of this segment is X and the measurement of this segment is A. This angle is 46 degree and this angle is also 46 degree. In the given figure, X is dash, मतलब X कितना है वो हमें बताना है. फाइन. सो हाँ, इसकी वैल्यू B दी गई है और इसकी वैल्यू जो है वो C है. Because our work is done, just keeping it aside. Fine. तो LM के ट्रायंगल है, NP जो है ये ड्रॉ की गई है. MN का मेजरमेंट B है, NK का मेजरमेंट C है, LM का मेजरमेंट A है और PN का मेजरमेंट जो है वो X है. तो वो आपको पूछ रहे हैं कि X का मेजरमेंट ABC के टर्म्स में क्या आएगा. तो सी इस केस में पहले हमको करना क्या होगा, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PNK, इस छोटे से ट्रायंगल PNK को हमको सिमिलर प्रूव करना होगा, LMK के सिमिलर प्रूव करना है. और वो कैसे कर सकते हैं. सी यू कैन सी कि एक तो ये जो एंगल K है वो दोनों में कॉमन है. फाइन. एंगल K छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है. एक एंगल A कॉमन है और दूसरा 46 डिग्री का जो एंगल है वो दोनों के पास है. इसलिए ये जो छोटा सा ट्रायंगल है वो अपने बिगेस्ट ट्रायंगल LMK के साथ सिमिलर है बाय A सिमिलरिटी टेस्ट. अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स कैसे होते हैं. यस, उसके साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं. सो वी कैन से दैट KN जो छोटे ट्रायंगल की साइड है वो किसके उसका प्रपोर्शन KM के साथ, KN अपॉन KM शुड बी इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का X अपॉन बड़े ट्रायंगल का LM यानी कि A. ये मैं क्या लिख रही हूँ, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सी ये क्वेश्चन MCQ में है, मैं इसलिए डिटेल में लिख नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके इसकी वजह से उनके साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होंगी. KN कितना है C और KM इट शुड बी B प्लस C. और हमें क्या चाहिए, हमें X चाहिए. तो सिंपली A जो यहाँ डिवाइड कर रहा है उसको वहां भेज दो तो जाकर क्या करेगा, C के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो A अपॉन C, सॉरी A इंटू C अपॉन B प्लस C. सो AC अपॉन B प्लस C ये हमारा करेक्ट आंसर है. सो व्हाट वी डिड हियर टू सम अप, वी मेड द ट्रायंगल्स PNK एंड LMK सिमिलर. दोनों सिमिलर हो गए तो बस उसके साइड्स का प्रोपोर्शन लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, X आ गया और हमें आया AC अपॉन B प्लस C. आप चेक कर सकते हो, इसमें ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, AC अपॉन B प्लस C. Question number 17, a very interesting question. X and Y are two different digits. If the sum of the two-digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, then value of X plus Y is dash. सी पहले तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ. मान लो एक नंबर दो डिजिट्स हैं, एक डिजिट है 7 और दूसरा डिजिट है 2. 7 और 2 ये दो अलग अलग डिजिट्स हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं इससे एक नंबर बनाऊं, ओके, इससे एक नंबर बनाऊं तो कौन सा नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर बनाना है हमें. तो एक नंबर बन सकता है 27
और दूसरा नंबर क्या बन सकता है, यस 72। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 7 और 2 को यूज करके दो 2 डिजिट नंबर बनाए जाए। फाइन, तो इस तरीके से हम दो नंबर्स बनाते हैं। अभी जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, उसमें कह रहे हैं कि मान लो हम आपको दो डिजिट्स देते हैं, एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y। इससे आप दो नंबर्स फ्रेम करो 2 डिजिट के। तो हम जानते हैं 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है। मान लो मेरे डिजिट्स ये हैं, अभी अभी हमने एक डिजिट वाला सम किया था, ये मेरे 2 डिजिट्स हैं। इससे दो नंबर्स बन सकते हैं, एक xy दूसरा yx। अभी ये तो डिजिट्स है, सिर्फ नंबर बनाना है तो नंबर के लिए एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं 10x प्लस y और दूसरा नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। ऐसे दो नंबर्स बनेंगे। अभी क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, x and y are two different digits। x और y दो अलग अलग डिजिट्स हैं। if the sum of the two digit numbers formed by using both the digits, वो कह रहे हैं कि इन दो डिजिट से जो भी नंबर्स बन रहे हैं उनका सम, उनका टोटल जो है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। उसका टोटल जो है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज डैश। तो x प्लस वाई कितना होगा। सी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमको दी है कि आप xy से जो भी दो नंबर्स बना पा रहे हो, एक ये वाला ओरिजिनल और दूसरा रिवर्स, जो भी दो नंबर्स आप बना पा रहे हो उनको टोटल करने से एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, ऐसा दिया है। क्या नंबर आएगा, वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं दिया है, बट इतना दिया है कि ये डिजिट्स और ये डिजिट को यूज करने से जो भी आएगा, दोनों को ऐड करने से वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं ऐड करके देखती हूँ पहले, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आता है 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y। सो सॉरी 11x प्लस 11y आएगा। सी दे आर सेइंग कि जो भी दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे जो भी आता है वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा दिया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 11x प्लस 11y ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप खुद सोचो, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जिसका फैक्टर 11 हो, यानी 11 कॉमन लिया दोनों में से, तो यहाँ पर कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जिसका फैक्टर 11 हो, वो 121 ही हो सकता है ना। यानी कि 11 अगर फैक्टर है और इधर x प्लस वाई है, तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 121 ही हो सकता है। इस वजह से अगर ये 11 उधर जाकर डिवाइड करता है तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 121 अपॉन 11। सो 11 इज द आंसर, which is option number B. Okay, so we are done with MCQs. Let's begin now with our next question. Question number 22 triangles के similarity के ऊपर based है। We have a triangle PQR. इस triangle में दिया गया है कि BC is parallel to QR. This is given. You can see this marking कि ये दोनों parallel है. Besides, AC is also parallel to PR. ये भी दिया गया है। फाइन, और कुछ कुछ सेगमेंट्स का मेजरमेंट आप देख सकते हो जो दिया है, QA 12 cm, AR 20 cm, CQ 15 cm और PB 15 cm। तो चार सेगमेंट्स जो हैं वो दिया है और हमको पूछा जा रहा है कि PC कितना होगा।
और बी आर का मेजरमेंट कितना होगा, यानी बी आर ये. Now see, if we have these segments parallel, we can say that this small triangle PBC has to be similar to the bigger triangle PRQ. क्यों दोनों ये सिमिलर होंगे? क्योंकि दोनों में जो एंगल P है वो कॉमन है. ओके, एंगल P कॉमन है. दूसरी चीज, ये वाला एंगल मान लो B, इट हैज टू बी इक्वल टू एंगल R. क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप देख सकते हो इस तरीके से एक F बन रहा है, जिसकी वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. नॉट ओनली इस तरफ, इवन इस तरफ भी आप देख सकते हो, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी C हैज टू बी इक्वल टू Q. नाउ सिंस both the triangles are similar by AAA test. Okay, PBC triangle छोटा वाला और PRQ बड़ा वाला, ये दोनों triangles similar कर दो पहले AA test से. Once दोनों triangles similar हैं तो segments find करने में कोई problem नहीं होनी चाहिए. We can say that corresponding sides of similar triangles have to be proportionate. उनका proportion same रहता है. तो ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको डिटेल में लिखना है. जैसे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ट्रायंगल PBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ बाय AA सिमिलरिटी टेस्ट. ओके, अभी अगर ये सिमिलर हैं तो उनके साइड्स लिख देते हैं. दैट PC अपॉन PQ, PC upon PQ, that is corresponding sides, besides BC upon QR, BC upon QR have to be equal to PB upon PR, PB upon PR. I have missed upon the measurement of one side BC. I suppose BC is also given. Let's check. 15, 15, 12, 20. Okay. PC, let's assume PC is X. PQ will be X plus 15. इसको X माना तो PQ will be X plus 15. BC upon QR will be 32. PB 15 है और PR को हम अज्यूम करते हैं कि BR Y है, तो दिस विल बी 15 plus Y. I have missed upon one thing. Will tell you. See, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल PRQ को हमने सिमिलर प्रूव किया. क्यों सिमिलर प्रूव किया? ताकि हम लिख सके ये साइड्स का प्रपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये लिख सके, इसलिए किया. दूसरी चीज, हमने PC को X अज्यूम किया है, तो PQ कितना होगा, X plus 15. ये देखिए X और X plus 15. उसी तरह से BR को Y अज्यूम किया है, सो PR विल बी 15 plus Y. BC का मेजरमेंट आई वाज अज्यूमिंग दिया होगा, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल ही होंगे. तो अगर AR 20 है तो BC भी कितना होगा, 20. सो दिस BC कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 20. सो वो स्टेप हम पहले लिखेंगे कि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स की वजह से इक्वल है, फिर ये आया 20. सो ये हो गया प्रपोर्शन ऑफ ऑल द साइड्स. इसमें आप क्या करो, पहले इन दोनों को ले लो,
इन दोनों को आपस में इक्वेट करो तो x मिल जाएगा, उसके बाद में इन दोनों को आपस में इक्वेट करो तो y मिल जाएगा। लेट्स सी x के लिए इसको हम 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 4 5 जा 4 8 जा, सो x अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x is equal to 75, so x will be equal to 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, so x की वैल्यू है 25। so PC हमने फाइंड कर लिया। उसी तरीके से अभी आप 5 अपॉन 8 को इसके साथ इक्वेट करो और y को फाइंड करो। ठीक है, एक बात बहुत क्विकली इस सम की रिवीजन दे देती हूँ। हमने ट्रायंगल PBC और PRQ को AAA टेस्ट से सिमिलर प्रूव किया। ओके, दूसरी चीज हमने कहा AR इक्वल टू BC, बोथ विल बी 20 बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद में क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख दिया क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स हैं वो। उसके बाद में आप बस नंबर्स डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको x और y दोनों मिल जाता है, यू गेट PC एंड BR as well. Question number 30. A well of diameter 4 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out is spread evenly all around the well to form a 40 meter high embankment. Find the width of the embankment. See you. पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ये वेल है, वेल को जब डिग किया जाता है तो उसके अंदर से अर्थ निकलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी सॉइल फॉर्म में जो भी निकलता है उसी का इस्तेमाल करके इसके बाहर से उसका एम्बैंकमेंट जो है वो रेडी किया जाता है। जैसे कि इस केस में ऐसा होता है। नाउ सी, जो वेल होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है। तो मान लो ये अर्थ का लेवल ये है, बाकी इतना सा जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड है। तो जो वेल के आसपास जो हम देखते हैं एम्बैंकमेंट, उसकी जो हाइट है वो पूरे वेल के हाइट से कम ही होगी क्योंकि बाकी तो अंडरग्राउंड चला गया, राइट। तो एम्बैंकमेंट की हाइट अलग होती है जो कि हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू वेल की हाइट। ये ऐसा है। ऐसा पकड़ लीजिए आप। सो ऊपर एम्बैंकमेंट है और अंदर सिर्फ देखेंगे तो आपको जो सिलेंडर दिख रहा है प्रॉपर वो वेल है। फाइन। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो वेल है उसकी हाइट 14 मीटर है, यानी कि वेल की जो डेप्थ है वो 14 मीटर है और एम्बैंकमेंट का जो हाइट है, ध्यान से पढ़िए, वो 40 मीटर दिया हुआ है। क्या ये पॉसिबल है कि जो भाई वेल तो है 14 मीटर डीप लेकिन एम्बैंकमेंट है 40 मीटर हाई? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। एम्बैंकमेंट जो है उसका हाइट 40 मीटर नहीं बल्कि 40 सेंटीमीटर है। ओके, सो उस चीज को आप करेक्ट कर लो, वो मिस्टेक है। एम्बैंकमेंट के हाइट को 40 cm लिखो। 40 cm यानी कि 0.4 मीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ द वेल
इट इज 14 मीटर। दूसरी चीज, डायामीटर ऑफ द वेल इज 4 मीटर, यानी कि वेल का डायामीटर 4 है तो रेडियस कितना होगा 2। अब मैं इस एम्बैंकमेंट का सिर्फ टॉप फेस बना रही हूं। मान लो ये टॉप फेस है, तो एम्बैंकमेंट का टॉप फेस कुछ इस तरीके से हमको दिखता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह। अंदर वेल है, और जैसे कि बोला गया है कि वेल का डायामीटर 2 है, सॉरी जो है वो 4 है, तो रेडियस 2 होगा, 2 मीटर। रेडियस 2 मीटर है। A well of diameter 4 meter is dug 14 meter deep. The question is, वो आपको पूछ रहे हैं कि ये जो एम्बैंकमेंट है उसका विड्थ कितना है। आई एम मार्किंग दिस इन रेड। ये जो विड्थ है वो कितना है वो आपको बताना है। तो अभी तक मैंने बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ किया है। एक बार आपको फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। एक वेल को डिग किया गया है, उस वेल को जब डिग किया गया है तब उसका रेडियस 2 मीटर है और जो उसका हाइट है 14 मीटर है। तो डिग करते करते जो अर्थ उनको हासिल हुआ, पूरा का पूरा अर्थ जो वहां से निकला, उसका इस्तेमाल किया गया उसी वेल का एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, जो आप यहाँ पर ब्लू शेड से आप देख सकते हो। तो एम्बैंकमेंट का जो हाइट होता है वो वेल के हाइट से कम ही होगा, क्योंकि वेल तो काफी अंडरग्राउंड में डीप होता है, जबकि ये जो है एम्बैंकमेंट वो हमारे पैरों तक ही आता है। ठीक है, तो इस केस में जो है हाइट एम्बैंकमेंट की 0.4 मीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेल का जो रेडियस है वो 2 है, और वो आपको पूछ रहे हैं कि इस वेल का विड्थ कितना होगा, वो आप बताओ। नाउ द थिंग इज कि हमको एक चीज पता है कि जितना अर्थ अंदर से निकाला गया है उसी अर्थ से एम्बैंकमेंट बनाया है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द cylindrical well has to be equal to the volume of the embankment, क्योंकि एग्जैक्टली उतनी ही मट्टी को यूज करके उन्होंने क्या कर दिया, ये एम्बैंकमेंट बना दिया। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। वॉल्यूम of cylindrical well has to be equal to वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। स्लो जाऊंगी मैं थोड़ा, अभी कैलकुलेशंस पे आप ध्यान दो। सिलिंड्रिकल वेल फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। इस एच को मैं कैपिटल लिखती हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो सर्कल है एम्बैंकमेंट का, उसमें 2 रेडियाई होती है, एक अंदर का जिसको मैं स्मॉल आर बोलती हूँ, और एक बाहर का रेडियस जो डेफिनेटली उससे बड़ा होगा वो कैपिटल आर। जो विड्थ वो हमको पूछ रहे हैं ऑब्वियसली वो ये है, विच इज इक्वल टू, विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो है वो विड्थ का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर 2 तरह की रेडियाई है, एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और एक कैपिटल आर है। हमें कैपिटल आर फाइंड करनी बाकी है। हाइट भी यहाँ पर 2 अलग अलग हाइट है। वेल की हाइट अपनी है और एम्बैंकमेंट की अपनी हाइट है। तो क्योंकि एम्बैंकमेंट की हाइट छोटी है, आई विल राइट इट h। ये h है, स्मॉल h,
और इसको जो टोटल हाइट है 14, इसको हम कैपिटल H लिखते हैं, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर H। इसका जो R है वो क्या है, स्मॉल, क्योंकि सिलेंडर में छोटा रेडियस R है, ठीक है, तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर। नाउ H उसका टॉलर है वेल का, तो ये फॉर्मूला हुआ किसका, वेल के वॉल्यूम का, ये फॉर्मूला है पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल H। अभी एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस शेप का होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H माइनस पाई आर स्क्वायर H। पहले फॉर्मूला देखिए कैसे बना है, कैपिटल R स्क्वायर, उसका हाइट कम है, हमने स्मॉल h लिया था, माइनस पाई आर स्क्वायर H। ओके, एम्बैंकमेंट का हाइट छोटा वाला है जिसको हमने h लिया था, तो स्मॉल h आया। रेडियस जो है बाहर का r स्क्वायर माइनस अंदर का स्मॉल r स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई और h को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बाकी का आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो चलो अभी करते हैं, मैंने अभी तक आपको सिर्फ फॉर्मूला ही एक्सप्लेन किया था। नाउ सिलेंडर का वेल का वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, पाई आर पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अभी लेफ्ट और राइट दोनों में पाई को कट ही कर दो, बाकी जो बचा है स्मॉल r वॉज 2, ओके, 2 इंटू 2, और हाइट उसकी कितनी है टोटल 14, और यहाँ पर हाइट है 0.4। कैपिटल R तो मुझे पता ही नहीं है, वही फाइंड करनी है हमें, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r दैट इज 2, 2 2 हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 0.4 को चाहें तो लेफ्ट में ला सकते हैं आप, 2 इंटू 14, 0.4 आया, डिवाइड किया और इधर 10, डेसिमल हटा दिया मैंने उसका, r स्क्वायर माइनस 4, 2 2 4 इसके साथ कट गया। नाउ 14 इंटू 10 इट इज 140, ओके, 140 माइनस 4 जो है वो लेफ्ट से राइट मतलब लेफ्ट में आ गया, सो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 144, सो r इज इक्वल टू 12, यानी कि कैपिटल R एक्सटर्नल रेडियस 12 है, सो r माइनस r शुड बी इक्वल टू विड्थ, उन्होंने हमको विड्थ पूछा था वेल का, सो 12 माइनस रेडियस कितना था 2, 12 माइनस 2 आंसर इज 10 मीटर। सो जो विड्थ है वो 10 मीटर की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन है, हर बार कई बार मतलब बोर्ड के पेपर्स में देखा जाता है, तो इसको स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 30 का, और the 3/4 part of a conical vessel of internal radius 5 and height 24 is full of water. The water emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 cm. Find the height of the cylindrical vessel. एक कोनिकल वेसल है, इस कोनिकल वेसल में 3/4 पानी भरा हुआ है। समझ लीजिए कि ये पानी है,
इस पानी को उन्होंने सिलेंडर में, एक सिलेंडर में फिल कर दिया है। The 3/4 part of a conical vessel of internal radius 5, इसकी रेडियस 5 है and height is 24, हाइट 24 है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ओके, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। The water emptied, the 3/4 part of a conical vessel of internal radius 5 and height 24 is full of water. ये पूरा पानी से भरा हुआ है। The water emptied into the cylindrical vessel with internal radius 10 cm. इस पानी को जिस सिलेंडर में भरा जाता है उसका जो रेडियस है वो है 10 cm। तो वो आपको पूछ रहे हैं फिर इसका हाइट कितना होगा, यानी कि किस हाइट तक इसका पानी जो है वो भर गया होगा। क्योंकि पानी कोनिकल वेसल से लेके सिलिंड्रिकल वेसल में डाला गया तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए, बट पूरे कोन का नहीं, सिर्फ 3/4 ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल। सो वैसे कोन का जो वॉल्यूम है उसका 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन should be equal to volume of cylinder। दोनों की रेडियाई अपनी अपनी है। सो 3/4 कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r square h इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में आर आर दोनों के अपने अपने हैं, एच एच दोनों के अपने अपने हैं, तो डिफरेंस दिखाने के लिए कैपिटल और स्मॉल को यूज किया है। ठीक है, तो 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर 3 कट गया। नाउ पाई पाई भी लेफ्ट और राइट में कट जाएगा। अभी हम वैल्यूज डालते हैं। आर स्क्वायर यानी कि ये जो कि होगा यहाँ पर 5 है तो 25 हो गया। हाइट है उसकी 24 डिवाइड बाय यहाँ पर एक 4 बचा है, उसका आर स्क्वायर यानी कि 10 10 100 और सिलेंडर की हाइट कितनी है वही हम जानना चाहते हैं, इनटू एच लिखा। यहाँ पर कैंसिलेशन होगा। 25 6 150 इज इक्वल टू 100 इंटू एच, यानी कि हाइट कितना होगा 150 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 1.5 cm। यानी कि सिलेंडर में जब पानी डाला तो पानी की जो हाइट होगी वो होगी 1.5 cm। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 मिडल टर्म स्प्लिट का सम है। सिंपल सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, बट स्टिल आई हैव चूजन दिस सम बिकॉज इसमें रूट्स है। तो पहले टर्म में हम √3 देख सकते हैं, वापस वहां पर भी √3 है। तो इसमें मिडल टर्म स्प्लिट के लिए हम क्या करेंगे, हमको मिडल टर्म यानी कि 10 को स्प्लिट करना है ना दो अलग अलग नंबर्स में, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स वी मस्ट गेट, और उन्हीं दोनों को ऐड करने से 10 आना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स क्या है, √3 इंटू 7 √3। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाता है। ओके, और एक 7 आया यानी 21। हमें ऐसे दो नंबर्स यहाँ पर चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट वही है, और इन्हीं दोनों को ऐड करने पे 10 ही आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमको स्प्लिटेंस करना है 10 का। तो ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके 21 आए और ऐड करके 10 आए, वो नंबर्स कौन से हैं? यस, इट इज 3 and 7। When 3 and 7 are multiplied, we get 21. When added, we get 10। चलो, तो हमको स्प्लिटेंसेस मिल गए। साइन का कोई प्रॉब्लम यहाँ था नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव ही है। चलो, अभी हम लिखते हैं √3 x²
10x को पहले लिखते हैं 3x और फिर 10x, सॉरी 7x। अभी अगला स्टेप इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको इन दोनों को फैक्टराइज करना है। ओके, तो आप क्या करो, जो यहाँ पर 3 है, √3 इंटू √3, यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो √3 इसके लिए 3 को सब्सटीट्यूट कर दो बाय √3 स्क्वायर x। इससे आपको फैक्टराइज करने में हेल्प होगी। अभी इन दोनों में तो हम देख पा रहे हैं 7 कॉमन है, तो 7 लिख दो चाहिए तो x प्लस √3 आया। इन दोनों में अभी फैक्टराइजेशन बाकी है, तो √3 दोनों में कॉमन है, सिर्फ इसके पास स्क्वायर है, तो √3 आप ले लो। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ सिर्फ x है, तो सिर्फ x ले लो कॉमन। अभी अंदर क्या बचता है, इसका एक एक्स्ट्रा x और इसका एक एक्स्ट्रा √3 बचता है। नाउ 7x प्लस √3 equal to 0. Now we can say x plus √3 and √3 x plus 7 is equal to 0. Now either this is 0 or this is 0. So x का वैल्यू हो सकता है इधर -√3 और x का वैल्यू हो सकता है -7/3। सॉरी, इट इज √3। इसको यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करना है, तो -7√3/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। लेट्स रीड इट केयरफुली। इफ x equal to 2 is a root of the equation 3x square plus 7x plus p equal to 0। वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसका एक जीरो है। क्या है वो जीरो? 2, सॉरी x is equal to -2, ये इसका जीरो है। अगर ये इसका जीरो है तो हमें एक दूसरा भी पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, इट इज x स्क्वायर प्लस k 4x प्लस k -1 प्लस p इक्वल टू 0। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले उन्होंने हमें ये एक इक्वेशन दिया है और कहा है कि जो -2 है वो इसका जीरो है। अगर -2 इसका जीरो है तो आपको दूसरे इक्वेशन में k फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर इस इक्वेशन का जीरो -2 है तो हम -2 सब्सटीट्यूट करेंगे जहां जहां x है, उसकी मदद से मुझे p मिल जाता है। p का जो भी वैल्यू मिलेगा आप दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। दूसरे इक्वेशन में p को सब्सटीट्यूट करने के बाद, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे k भी जरूर मिलेगा। तो k अल्टीमेटली मतलब मुझे क्या करना है, k को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। Polynomial with the variable x is this, and we are given that -2 is the zero, so I'm substituting x by -2. Now this expression p bracket -2 can be substituted by 0 because we know that -2 is a 0. It means the value of the polynomial will become 0. तो यहाँ 0 लिख देंगे।
Now 3 into 4, that is 12. 7 into minus 2, minus 14 plus p. So 0 is equal to minus 2 plus p. This gives us the value of p as positive 2. तो p मिल गया हमें as positive 2. अभी यही p का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालने के बाद लेट्स सी हमको k कैसे मिलता है. सबसे पहले p का वैल्यू 2 डाल दिया. नाउ इस ब्रैकेट को हम लोग को ओपन करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसे 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0. सी हमने क्या किया, k को मल्टीप्लाई किया इस पूरे ट्राइनोमियल के साथ. नाउ k क्या है, k कोई भी एक नॉर्मल सा नंबर है. ओके, k एक यूजुअल नंबर है. इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखकर आपको अभी कंपेयर करना होगा उसको हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है जहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है. यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या है b, और c में क्या आता है, c में सारे नॉर्मल नंबर्स ही होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1, क्योंकि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1. उसी तरह यहाँ पर x दिख रहा है हमें, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है b. सो b का वैल्यू क्या होगा 4k. तो बाकी का जो बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा c में काउंट होगा. ठीक है, we are given, I'm just writing now the values of a, b and c. a is 1, b is 4k and the value of c is k square minus k plus 2. एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हिंट है जो हमें दी गई है क्वेश्चन में कि find the value of k so that the roots of the equation this are equal. हमें दिया गया है कि जो दो रूट्स हैं वो इक्वल हैं. रूट्स इक्वल कब होती हैं, whenever the determinant is 0. डिटर्मिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. अगर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 होता है तो ही रूट्स इक्वल होती है. इस क्वेश्चन में क्योंकि बोला गया है रूट्स इक्वल है, इसका मतलब जरूर b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी होगी 0 होगी. इसके लिए मैंने a, b और c को फाइंड किया. नाउ यहाँ पर आप abc के वैल्यूज को डाल दीजिए, आपको k मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल b स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a तो 1 ही है, लिखो ना लिखो एक ही बात है. c क्योंकि एक बड़ा सा ट्राइनोमियल है उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, सो क्या किया है मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किया है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी स्क्वायर हटा रही हूं मैं. ये 4 तीनों से इनटू होगा, 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस
8 इक्वल टू 0। फाइन, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 16k² माइनस 4k² जो कि बन जाएगा 12k² प्लस 4k माइनस 8। इसको थ्रू आउट आप 4 से डिवाइड कर दो, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर दीजिए आप, मिडल टर्म स्प्लिट करके और k का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3k² 3k माइनस 2k, 3 और माइनस 2 स्प्लिट आंसर्स हैं। सो 3 टेकिंग कॉमन, 3k कॉमन लिया है, k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू आपको मिलने वाला है इधर 2/3 और k इज इक्वल टू -1। सो ये k के दो आंसर्स हैं। थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन था, इसको सम अप करते हैं क्विकली, एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इसका। x का वैल्यू पहले -2 दिया हुआ था, जिसकी मदद से मुझे पहले p फाइंड करना था। x का वैल्यू -2 डालने पे मुझे पहले p मिला। p मिलने के बाद में दूसरे इक्वेशन में p को सब्स्टिट्यूट किया। p को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें ये लॉन्ग सा एक्सप्रेशन मिलता है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि k फाइंड करो, तो हमें रिकॉल करना है कि क्वेश्चन में दिया है कि रूट्स इक्वल है इस इक्वेशन के। अगर रूट्स इक्वल है यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू जरूर 0 होगा। तो आप इसमें a b c के वैल्यूज डालिए तो आपको अल्टीमेटली k मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का, और ये एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें मीडियन क्वेश्चन में ही दिया रहता है, बट क्योंकि उन्होंने मीडियन आपको दे दी है क्वेश्चन में ही, फ्रीक्वेंसीज में उन्होंने 2 फ्रीक्वेंसीज को मिसिंग छोड़ा है, एक को लिख दिया है x और दूसरे को y। वो चाहते हैं कि वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आप फाइंड करो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए यूजुअली CF हमें फाइंड करना पड़ता है, तो मैंने पहले से ही CF का कॉलम बना रखा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज से स्टार्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एड अप करते जाएंगे। 2 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस x it is 19 plus x। now 19 plus 17 36 plus x, 56 plus x, this is 56 plus x plus y। now 56 और 9 65 plus x plus y, 65 plus 7 72 plus x plus y, and at last we have 76 plus x plus y। ये CF का कॉलम है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा कॉलम बनाते हैं तो जो लास्ट रो में जो हमें टोटल आता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें इतना तो क्लियर है कि हमने जो CF बनाया है इसमें जो लास्ट कॉलम का टोटल मुझे मिला है, यानी यहाँ पर 76 प्लस x प्लस y, ये टोटल फ्रीक्वेंसीज 100 ही है ना, तो इसका मतलब 76 प्लस x प्लस y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 100। तो सबसे पहले हम उसी चीज को नोट करेंगे, हम लिखेंगे दैट x प्लस y प्लस 76 has to be equal to 100, hence the value of x plus y, 76 राइट में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा 24। सो इससे क्या होता है ना कि मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाती है, एटलीस्ट हमको एक रिलेशन मिल गया x और y का कि x और y जो है ना वो ऐड होके जरूर 24 आने वाला है। तो CF का कॉलम रेडी होने के बाद में हम जब ये इक्वेशन बनाते हैं x और y की 100 के साथ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे मुझे x प्लस वाई मिल जाता है हमेशा। अभी x और y मुझे अलग अलग से फाइंड करने बाकी है। उसके लिए हम यूज करेंगे मीडियन का। देखो मीडियन जो है ना वो क्वेश्चन में पहले से उन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है कि मीडियन जो है वो है 525। ओके, मीडियन जो है वो है 525। अब जब क्वेश्चन में ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है, इसका मतलब मीडियन क्लास तो मैं बहुत इजीली पता कर सकती हूँ कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन 525 है, यानी ये आपका मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास इस केस में हम n/2 करके नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि मीडियन डायरेक्टली दिया हुआ है आपको कि वो 525 है। अगर मीडियन डायरेक्टली दिया है तो n/2 क्यों करना? 525 यानी 525 इसमें ही आता है, इसमें फॉल होता है। तो ये आपका मीडियन क्लास है। ओके, मीडियन क्लास जब ट्रेस हो जाता है तो हमको फॉर्मूला में लगने वाले सारे एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 minus CF upon F into H. L refers to the lower limit of the median class, यानी कि 500। n 100 है। ओके, तो n/2 कितना रहेगा? हम n/2 डायरेक्टली लिख लेते हैं, n/2 होगा 50। CF refers to the cumulative frequency of the previous class, यानी कि ये आपका मीडियन क्लास है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास का, यानी हम लेंगे CF इज इक्वल टू 36 प्लस x। F यानी फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का 20। ये है सारे वैल्यूज जो हमको फॉर्मूला में लगेंगे। हाँ, एक हाइट बाकी है। हाइट रेफर्स टू द क्लास साइज, h इज 100। ओके, तो अभी इन सारे वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। L 550 माइनस CF है अपना 36 प्लस x, जिसको ब्रैकेट में लिखना होगा, अपॉन F विच इज 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 100। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 500 और 20 मेहरबानी करके कट मत करिए, बीच में एडिशन है। आप चाहें तो 20 और 100 को कट कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 25 जा 100। ओके, अभी इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5। फिफ्टी माइनस 36 14 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5। 5 दोनों से इंटू होता है। नाउ क्योंकि मीडियन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, फाइव 500 लेफ्ट में लेके आते हैं। 570 लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, सो हियर वी हैव माइनस 5x। 525 माइनस 570 45 minus 45 is minus 5x, so x is 9. So now by substituting x as 9 in equation 1, you can find out that the value of y कितना होगा? 24 minus x, so 24 minus 9, so y का वैल्यू होगा 15। y is 15। Question number 37. Cost of production
The cost to produce bottled spring water is given by Cx equals to 16x minus 63, where x is the number of thousands of bottles. सबसे पहले आप समझिए कि ये है क्या चीज. Cx is equal to 16x minus 63. ये कॉस्ट का फंक्शन है, बॉटल्स के कॉस्ट का फंक्शन, जिसका मतलब है कि अगर x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे 5 से तो आपको 5000 बॉटल्स का जो कॉस्ट है ना वो मिल जाएगा. तो ये एक रेडीमेड सा टेम्पलेट है बॉटल्स का कॉस्ट फाइंड करने के लिए. उसी तरह रेवेन्यू का भी हमें फंक्शन दिया गया है. ओके, रेवेन्यू का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 326x माइनस 7463. ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सिंपली मीन्स सेलिंग प्राइस. फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉटल को सेल किया 100 रुपीज में और उसका कॉस्ट था 40 रुपीज, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60. उसी तरह से यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने हमको कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन दे दिया है, रेवेन्यू का भी डायरेक्ट एक फंक्शन है हमारे पास. तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट का जो फंक्शन है वो आप फाइंड करो. प्रॉफिट का फंक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो प्रॉफिट हमने देखा कि प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो प्रॉफिट का फंक्शन मैं कैसे निकालूंगी? प्रॉफिट का फंक्शन विल बी रेवेन्यू का फंक्शन माइनस कॉस्ट का फंक्शन. ठीक है, तो प्रॉफिट का फंक्शन विल बी इक्वल टू रेवेन्यू का फंक्शन. मैं पूरा ब्रैकेट में अभी लिख देती हूँ. रेवेन्यू का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 326x माइनस 7463. ये रेवेन्यू का फंक्शन. इसमें से कॉस्ट का फंक्शन यानी कि 16x माइनस 63 सब्ट्रैक्ट किया. सो ओपन करते हैं ब्रैकेट. यहाँ पर साइन चेंज होता है. जो लाइक टर्म्स आपको दिखे उनको सिंप्लीफाई कर दो आपस में. जैसे कि 326 और यहाँ पर 16x, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 310x माइनस 7463 प्लस 63 7400. सो हमारा प्रॉफिट का फंक्शन जो है, एक चीज स्किप हुई है, जैसे कि रेवेन्यू फंक्शन में यहाँ पर माइनस है, सो आई एम रिप्लेसिंग एवरीवेयर. इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 310x माइनस 7400. तो ये जो है हमारा प्रॉफिट का फंक्शन है. तो जो 4 सब क्वेश्चंस हैं उसमें से पहला सब क्वेश्चन हमारा हो गया. ठीक है, because I do not have enough space to solve second sum and I want to solve in this screen only, मैं इसे इरेज करती हूँ. प्रॉफिट का फंक्शन कैसे आया आई होप आप लोग समझ गए. बस सिंपली rx माइनस cx करना है. सेकेंड क्वेश्चन काफी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना. सेकेंड सब क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी बॉटल्स सोल्ड विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट. कितनी ज्यादा बॉटल्स, ज्यादा से ज्यादा कितनी, यानी कि हाउ मेनी बॉटल्स सोल्ड विल प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो कितनी बॉटल्स जो है वो सेल करनी पड़ती है. ये क्वेश्चन समझाने के पहले एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने कभी क्लास में भी नहीं बताया है वो अभी आपको बताने जा रही हूँ. उसको समझने की कोशिश करिए आप.
सी ये यहाँ पर a की वैल्यू -1 है। ओके, हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, -1 है। कभी भी a की वैल्यू -1 है और अगर हम क्वाड्रेटिक पैराबोला यहाँ पर बनाते हैं तो पैराबोला कैसे उल्टा बनता है, इस तरीके से पैराबोला बनता है ऐसे। और यहाँ पर जो पैराबोला बनता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहती है, पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू इधर रहती है, टॉप पे, पीक पे। एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है जो आपको इस पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली दे सकता है। ओके, जिस तरीके से ये पैराबोला उल्टा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसी तरह अगर पैराबोला जो है सीधा हो, अगर ये पॉजिटिव होता है तो पैराबोला से नॉर्मली सीधा बनता है, तो उस केस में हमको मिनिमम वैल्यू मिलती है। ओके, इस पैराबोला से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और जो ए अगर पॉजिटिव है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, बट मिनिमम रहने दो या मैक्सिमम फॉर्मूला एक ही है, -b/2a। तो यहाँ पर अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला इज -b/2a। तो ये जो है इसको आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करिए। -b यानी कि b की वैल्यू इसमें कितनी है, 310 अपॉन ट्वाइस ऑफ a। a यहाँ पर -1 है, ओके, सो ट्वाइस ऑफ a, सो -310 अपॉन -2, इसको कट करिए 155। इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला है इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 155 है, मैक्सिमम वैल्यू 155 है। इसके लिए इसका आंसर ये होगा, हाउ मेनी बॉटल्स सोल्ड विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट, द आंसर विल बी 155 bottles sold will produce the maximum profit। ओके, नाउ हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर सी। अभी इसका हम थर्ड सब क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। हम सब जानते हैं कि 155 बॉटल्स, जो अभी हमने देखा सेकेंड सब क्वेश्चन में, कि अगर 155 बॉटल्स सेल करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला है। ओके, तो आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जहां जहां x है आप उसको सब्सटीट्यूट कर दो बाय 155, तो इससे मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 155 बॉटल्स का मिल जाएगा। तो ये मेरा प्रॉफिट का ही फंक्शन था। ओके, तो x को हम क्या करेंगे, 155 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहां जहां x है 155 सब्सटीट्यूट करो, आपको रुपीस में आंसर आएगा कि कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप ही को करनी है बिकॉज इट इज सिंपल। एंड फोर्थ सब क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट व्हेन 245,000 बॉटल्स आर सोल्ड, यूज रिमाइंडर थ्योरम। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यूज रिमाइंडर थ्योरम, उसको ध्यान में रख के, मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। इफ यू ट्राई टू रिकॉल, वी हैड रिमाइंडर थ्योरम इन 9th स्टैंडर्ड। दिस सिंपली स्टेट्स wherever you have x, just substitute it by the given number, it will give you some value। उसका मतलब इतना ही है, जहां x है वहां वैल्यू डालो। तो यूज रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका इतना टेंशन नहीं लेना है। आपको बोला गया है कि अगर 245,000 बॉटल सेल की तो प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि वो हमको प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो प्रॉफिट के फंक्शन का ही हमने यहाँ पे प्रॉफिट के फंक्शन को ही लिख दिया है। जहां जहां x है क्या करना है, उसको 245 से सब्सटीट्यूट कर देना है। तो बस सब्सटीट्यूट करने के बाद में आप उसको इवेल्युएट करिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बाय चांस अगर उन्होंने ये पूछा होता कि 245 का कॉस्ट बताइए, 245,000 बॉटल्स का कॉस्ट बताइए, तो कॉस्ट का आपको फंक्शन लिखना है। रिवेन्यू पूछा तो रिवेन्यू का फंक्शन लिखना है। यहाँ पे प्रॉफिट पूछा था तो प्रॉफिट डालना है। तो जहां जहां एक्स है 245 डालो, कैलकुलेशंस करो आप, एंड पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करो। इसी तरह पेपर सॉल्व करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को मेरे साथ बढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट चिल्ड्रन।